गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम चैप्टर 3 में बेटा लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा था बेटा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव, जिस मोटिव से बेटा आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, और कंसिडरेशन दोनों बेटा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेकंड बात बेटा, कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को अनलॉफुल माना जाएगा। तो बेटा पहली सिचुएशन है इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, ये हमने कल किया था। दूसरा था इफ़ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। तीसरा बेटा आज करेंगे इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट। और बेटा मेरे साथ साथ थर्ड पॉइंट, if it is fraudulent, if it is fraudulent। ध्यान से बेटा सुनना। बेटा ये जो fraudulent वर्ड है ना, this is derived from the word fraud. This is derived from the word fraud. तो बेटा एक बात याद रखना, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का मोटिव किसी को धोखा देने का है, फ्रॉड का बेटा, फ्रॉड हमने फ्री कंसेंट में पढ़ा था ना, फ्रॉड के पीछे आपका बेटा इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन होता है टू डिसीव। तो याद रखना, अगर आपका इंटेंशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का इंटेंशन आपका किसी को डिसीव करने का है, अगर आपका इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का किसी को धोखा देने का है, तो बेटा याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बेटा दो भाई हैं, ए और बी, ठीक है, ये दो ब्रदर्स हैं। बेटा इन दोनों ने ना आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक अग्रीमेंट किया बेटा, ठीक है। बेटा अग्रीमेंट किस चीज का है कि ये दोनों अपने फादर से धोखे से प्रॉपर्टी के कागज पे बेटा दस्तखत करवाएंगे। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपने फादर से धोखे से, ठीक है, प्रॉपर्टी के कागज पे क्या करवाएंगे, दस्तखत, बाय फ्रॉड, धोखे से करवाएंगे प्रॉपर्टी के कागज पे दस्तखत। तो ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम धोखे से प्रॉपर्टी के कागजों पे अपने फादर से क्या करवाएंगे, दस्तखत करवाएंगे, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली। ठीक है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, टू डिस्ट्रीब्यूट, या आप कह लो डिवाइड, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑब्लिक डिवाइड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय फ्रॉड, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑब्लिक डिवाइड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय फ्रॉड इक्वली। तो हम प्रॉपर्टी के कागज पे अपने फादर से धोखे से दस्तखत करवा लेंगे और जो प्रॉपर्टी आएगी हमारे हाथ उसे आपस में बांट लेंगे इक्वली। ठीक है बेटा, तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, सुनना बेटा, बात सिंपल है, मुझे बताओ ए और बी का मोटिव
ए और बी का मोटिव। बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का क्या है? टू कमिट फ्रॉड ऑन देयर फादर। तो इंटेंशन उनका, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का इंटेंशन उनका क्या है बेटा? फादर को धोखा देना। तो बेटा कहा गया कि मोटिव क्या है? अनलॉफुल है। ऑब्जेक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का अनलॉफुल है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चे क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वॉइड। तो याद रखना, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पीछे आपका मोटिव क्या है बेटा? दूसरी पार्टी को धोखा देने का मोटिव है, उसे डिसीव करने का मोटिव है, फ्रॉड कमिट करने का मोटिव है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का मोटिव अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बेटा आपका वॉइड होगा। सब बताओ बच्चे, सिंपल सा था ये पॉइंट। तो करें, एक और करें, कॉपी कर लो बेटे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए बेटा। अगर ऑब्जेक्टिव फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल माना जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है विच डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, तो भी मोटिव अनलॉफुल माना जाएगा। और अगर फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट मतलब आपका मोटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का दूसरी पार्टी को धोखा देने का है, तो भी याद रखना आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, मोटिव अनलॉफुल है। ठीक है, आओ बच्चे। तो बेटा फॉरबिडन हो गया, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ हो गया और फ्रॉडुलेंट हो गया। तो देखो, एन अग्रीमेंट विच इज एंटर्ड टू प्रमोट फ्रॉड और डिफ्रॉड अदर्स इज वॉइड, क्योंकि मोटिव क्या है बेटा? अनलॉफुल मोटिव है। अब बेटा फोर्थ आता है, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। देखो मैं आपको समझाता हूं बेटा ध्यान से। फोर्थ पॉइंट, if it involves injury to a person or property of a person, if it involves injury to a person or property of a person। ठीक है, देखो बेटा, बेटा इस वाले पॉइंट में अगर बात करें ना, तो 2 पॉइंट्स हमें इस फोर्थ पॉइंट में कवर करने हैं। पहला, इंजरी टू अ पर्सन, है ना, पहला तो है इंजरी टू अ पर्सन, ठीक है, और दूसरा है इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। तो बेटा अपना ध्यान से सुनना, दोनों के एग्जांपल्स दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा अगर अग्रीमेंट में एंटर होने का मोटिव है किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाना, ठीक है, या दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना, तो बेटा मोटिव अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड होगा। तो अगर अग्रीमेंट में एंटर होने का मोटिव है दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाना, ठीक है, या दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना, तो बेटा मोटिव अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। करें बेटा डिस्कस। तो बेटा एग्जाम्पल देखना, एक एग्जाम्पल देखो, ए और बी। बेटा अब
ए ने क्या करा, बी को ना बेटा, बी को बेटा सुपारी दी। क्या दी? सुपारी। खाने वाली नहीं बेटा, जान से मारने वाली। तो ए ने बी को 5 लाख रुपए की सुपारी दी। किसके नाम की बेटा? सी के नाम की। तो ये 5 लाख रुपए किस बात के हैं? प्रोवाइडेड बी शूट्स सी। तो बेसिकली ए ने बी को पैसा दिया है सी को जान से मारने का। तो ए ने बी को पैसा दिया है ताकि बी सी को जान से मार सके। तो बेटा एक बार बताओ, ए और बी के बीच का जो अग्रीमेंट है, ठीक है, वो बेटा किस चीज का अग्रीमेंट है? वो इट इज कॉजिंग इंजरी टू अ पर्सन। तो मुझे एक बार बताओ, ए और बी जिस अग्रीमेंट में एंटर करे हैं वो अग्रीमेंट किस चीज का है बेटा? टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन। दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा है आपका अग्रीमेंट। बताओ क्या कहते हो बेटा? मोटिव लॉफुल है इस अग्रीमेंट का या अनलॉफुल है बेटा? अनलॉफुल है। तो आपके ए और बी के बीच का जो अग्रीमेंट है वो दूसरे पर्सन को यानी सी को इंजरी पहुंचा रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो मोटिव कहा गया बेटा, मोटिव क्या होगा? अनलॉफुल। और ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट बचे वॉइड होगा। मोटिव अनलॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। बताओ मेरे को बेटा, पहले बात जो मैं कह रहा हूं बेटा समझ आ रही है सबको? तो ए और बी के बीच का जो अग्रीमेंट है वो सी को इंजरी पहुंचा रहा है। तो बेटा ए और बी के बीच का अग्रीमेंट क्या माना गया? वॉइड माना गया। तो अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को तीसरे पर्सन को मारने की सुपारी देता है बेटा, तो वो सुपारी देने का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वॉइड बेटा। मोटिव अनलॉफुल है। ठीक है बच्चे? तो ये बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसा लेके लोगों को मारता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर। पहले बताओ बच्चे, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? ठीक है, कॉपी करो इसे। तो बेटा ये तो अग्रीमेंट था विच कॉजेज इंजरी टू अ पर्सन। अब बात करेंगे कॉजिंग इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, आओ मेरे साथ साथ बेटा। अब बात करते हैं अग्रीमेंट विच कॉजेज इंजरी टू प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। देखो बेटा ध्यान से, ए और बी, बेटा ये दोनों ना, ये जो ए और बी है ना बेटा, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों एक ही बिजनेस में हैं, बेसिकली कॉम्पिटिटर्स हैं। बेसिकली कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, धीरे धीरे ना, ध्यान से सुना बेटा, धीरे धीरे बी का काम बेटा गिरता जा रहा है। धीरे धीरे बी का काम गिरता जा रहा है और ए का काम बेटा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब बी क्या चाहता है? बी चाहता है किसी तरीके से ए के बिजनेस को कम किया जाए, अपना बिजनेस बढ़ाया जाए और ए के बिजनेस को कम किया जाए। तो वो बेटा गया सी के पास। ये बेटा सी कौन है? ये न्यूज़पेपर में एडिटर है। ये आपका न्यूज़पेपर में एडिटर है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। उसका अच्छा दोस्त है। बी गया सी के पास और उसने कहा आई विल पे यू
₹1,00,000, मैं तुम्हें 1,00,000 दूंगा। किस बात का? प्रोवाइडेड यू पब्लिश अ डिफेमेटरी, provided you furnish a defamatory article on A। मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा, शर्त एक है, तुम एक ऐसा आर्टिकल ए के बारे में पब्लिश करो अपने न्यूज़पेपर में जिससे ए की गुडविल, इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना बेटा, जिससे ए की गुडविल को नुकसान पहुंचे। बेटा इस आर्टिकल की वजह से, सुनना, इस आर्टिकल की वजह से बेटा एक ही गुडविल को नुकसान पहुंच रहा है, यानी एक ही गुडविल को बेटा इंजरी पहुंच रही है। और गुडविल आपका बेटा असेट होता है, असेट मतलब प्रॉपर्टी। तो मेरे को एक बात बताओ, बी और सी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज नॉट कॉजिंग इंजरी टू ए, बट इट इज कॉजिंग इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए। कौन सी प्रॉपर्टी को बेटा इंजरी पहुंच रही है? गुडविल को। क्या पहुंच रही है? इंजरी पहुंच रही है। बेटा गुडविल आपका असेट है, आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो आर्टिकल सी पब्लिश करेगा, इससे it is causing injury to property of A। कौन सी प्रॉपर्टी को बेटा इंजरी पहुंच रही है? दैट इज गुडविल। तो ये जो आर्टिकल है ना बेटा, ये बेसिकली किसको इंजरी पहुंचा रहा है बेटा? इट इज कॉजिंग इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए। ए की प्रॉपर्टी को बेटा नुकसान हो रहा है इस आर्टिकल की वजह से। समझ आया बेटा? अब बताओ, मोटिव इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का बेटा बी और सी का लॉफुल है या अनलॉफुल है? बेटा अनलॉफुल है। क्यों? बिकॉज इट इज कॉजिंग इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। तो मोटिव अनलॉफुल है, मोटिव अनलॉफुल है और कॉन्ट्रैक्ट बेटा आपका वॉइड है। मोटिव अनलॉफुल है और कॉन्ट्रैक्ट बचे वॉइड है आपका। बात समझ आई बेटा? कॉपी कर लो। तो बेटा एक बात जो हमें अभी तक बच्चे क्लियर हो गई, वो क्या है? अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, और मोटिव उस अग्रीमेंट में एंटर होने का क्या है? टू कॉज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। तो बेटा मोटिव अनलॉफुल माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। कॉपी कर लो बच्चे। समझ आया बेटा सबको? पक्का? करें आगे? देखो बच्चे, देखो, अग्रीमेंट कॉजिंग इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इज वॉइड। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो एक पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा है या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है, वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। बिकॉज मोटिव, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। बात समझ आई बेटा सबको? चलो बेटा फिर अगला आता है, इफ इट इज इमोरल। आ जाओ। फिफ्थ, इमोरल। इफ इट इज इमोरल। बेटा इमोरल का अगर मैं सिंपल बेटा मतलब इसका इमोरल का ढूंढूं
तो बेटा इमोरल का मतलब होता है कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, दैट इज इमोरल, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस। ठीक है बेटा, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखो, ए मिसेस ए और मिस्टर बी। ध्यान से देखना बेटा। बेटा पता है क्या हुआ, सुनो। मिस्टर बी ने ना मिसेस ए को कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा, प्रोवाइडेड, शर्त मेरी क्या है, प्रोवाइडेड यू गिव डिवोर्स टू मिस्टर ए एंड मैरी मी। तो बेटा शर्त क्या है, सुनो शर्त क्या है। शर्त बेटा ये है कि मिसेज ए मिस्टर ए को बेटा देगी डिवोर्स, ठीक है, और इन रिटर्न किससे मैरिज करेगी बेटा, मिस्टर बी से क्या करेगी, मैरिज। अगर मिसेज ए डिवोर्स देती है मिस्टर ए को और मिस्टर बी से बदले में क्या करती है, मैरिज, तो इस बात का मिस्टर बी मिसेज ए को क्या देगा, 10 लाख रुपए। बात बताओ बेटा, समझ आई? ठीक है। अब बेटा लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा, सुनो, लॉ ने कहा मिस्टर बी और मिसेज ए को, लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा ये जो तुम्हारे बीच में अग्रीमेंट एंटर हुआ है ना, ये जो तुम्हारे बीच में अग्रीमेंट एंटर हुआ है कि मिस्टर ए को डिवोर्स देके मिस्टर बी से मैरिज करनी है, ये जो अग्रीमेंट तुम्हारे बीच में एंटर हुआ है ना, दिस शोज हाउ कैरेक्टरलेस यू पीपल आर। तो बेसिकली लॉ क्या कह रहा है, मिस्टर बी और मिसेज ए को कह रहा है कि जिस तरह का अग्रीमेंट में आप दोनों एंटर हुए हो ना, दैट शोज, वो इस बात का सबूत है कि कितने कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन लोग तुम लोग हो। मतलब अग्रीमेंट एंटर होने का, मोटिव एंटर होने का अग्रीमेंट में क्या है, इमोरल है, कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है। इसे बेटा क्या माना गया, अनलॉफुल, और कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या हो जाएगा, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। तो अगर दो पार्टीज ऐसे किसी अग्रीमेंट में एंटर होती हैं विच इज कैरेक्टरलेस, विच इज इमोरल, तो बेटा ऐसा अग्रीमेंट वॉइड होता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू दैट अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। बेटा किसी को पैसे देना इस बात के लिए कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देते और मुझसे मैरिज कर ले, दैट इज इमोरल, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन बात है बेटा ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर बी एंड मिसेस ए। कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वॉइड माना गया। समझ आया बेटा सबको? छोटे छोटे पॉइंट्स करें बेटा। चलें बच्चे आगे चलें। देखो तो क्या है बेटा, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट इज इमोरल, मतलब कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, देन कोर्ट विल नेवर एनफोर्स सच एन अग्रीमेंट, मतलब वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सब बताओ बेटा, पक्का क्लियर हो गया? तो एक बार बच्चे स्टार्टिंग से और मुझे बताओ, आपके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को अनलॉफुल कब माना जाएगा? पहला, फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा, डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। तीसरा, फ्रॉडुलेंट। चौथा,
इट कॉजेज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। पांचवा, इट इज इमोरल। और बेटा छठा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आ जाओ बेटा करते हैं सिक्स्थ पॉइंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बेटा पहले ना इस वर्ड का थोड़ा सा मतलब समझो। बेटा अपोज्ड का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बेटा अपोज्ड का मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट। अपोज्ड मतलब अगेंस्ट, है ना। ऑपोजिशन होती है ना, ऑपोजिशन मतलब जो अगेंस्ट खड़ा है आपके, अपोज्ड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पब्लिक पॉलिसी? इसे मैं सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूं पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जनहित। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब बेटा जनहित। तो बेटा अब वो अगर मैं इस पूरे को समझूं, ठीक है, अगेंस्ट मतलब बेटा आप हिंदी में चाहो तो आप इसे खिलाफ कह लो, खिलाफ। चलो अगर मैं अब इस पूरी लाइन को पढ़ूं तो बेटा मतलब मुझे क्या समझ आता है, जनहित के खिलाफ। जनहित मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, उसके अगेंस्ट जाके। तो बेटा अगर सुनो, अगर आप किसी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हो जो जनहित के, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, लोगों के हित के खिलाफ है बेटा, तो याद रखना ऐसा अग्रीमेंट बेटा क्या होगा, वॉइड होगा। तो मेरी बात सुनना अभी, अगर आप किसी, सब लिखेंगे अभी, कुछ मत लिखना, समझना सिर्फ। अगर आप किसी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हो विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जनहित के खिलाफ है, यू आर नॉट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, तो बेटा ऐसे अग्रीमेंट को क्या कहा गया, वॉइड, बिकॉज द मोटिव ऑफ एंटरिंग इनटू दैट अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। तो बेटा एक बार जरा मैं थोड़ा थोड़ा बातें लिखता हूं बेटा, सुनना मेरी बात। 6 पॉइंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सुनो बेटा, बेटा लॉ पता है क्या कहता है? लॉ कहता है अगर आप ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हो, अगर आप ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करते हो जिस अग्रीमेंट में एंटर होने का मोटिव, जिस अग्रीमेंट में एंटर होने का मोटिव इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के खिलाफ है, अगर आप किसी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर होते हो जिसके पीछे मोटिव जनहित के खिलाफ है, दैट मीन्स यू आर नॉट सेटिंग the right example for society. You are not setting the right example for society. आप सोसाइटी के लिए एक सही एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हो बाय एंटरिंग इनटू दैट अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में एंटर होके आप एक सही एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए सेट नहीं कर रहे हो, तो बेटा ऐसे अग्रीमेंट को अनलॉफुल कहा गया, ऐसे अग्रीमेंट को अनलॉफुल कहा गया, और बेटा ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा।
ऐसा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड हो जाएगा। तो बेटा लॉ एक बात साफ कह रही है कि आपका मोटिव अग्रीमेंट में एंटर होने का क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित को मद्देनजर रखते हुए आप अग्रीमेंट में एंटर होना। आपका मोटिव जनहित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसे अग्रीमेंट में एंटर करो ताकि आप सोसाइटी के लिए एक उदाहरण बन पाओ। ठीक है, तो बेटा अगर आप एक बैड एग्जाम्पल, एक गलत एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए सेट करते हो अग्रीमेंट में एंटर होके, तो बेटा ऐसे अग्रीमेंट को अनलॉफुल कहा ही जाएगा ना, क्योंकि मोटिव अनलॉफुल है, इट इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के खिलाफ है। तो बेटा अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। लिखो पहले, समझ आया बेटा सबको? तो एक बार मुझे ना बेटा दोबारा बता दो क्या कह रहा है 6 पॉइंट में। उन्होंने कहा अगर अग्रीमेंट में एंटर होने के पीछे आपका मोटिव ऐसा है विच इज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनहित के खिलाफ है, आप उस अग्रीमेंट में एंटर होके एक सोसाइटी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हो, तो मोटिव को क्या माना जाएगा बेटा, अनलॉफुल माना जाएगा, और वो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। सब बताओ बच्चे, क्लियर हुआ यहां तक का? कॉपी कर लो बेटा। बाकी बेटा ये जो पॉइंट है ना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला, बेटा इसके अंदर ना सब पॉइंट्स, बेटा बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। ये देखो इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, काफ़ी सारे सब पॉइंट्स हैं बेटा, ई एफ जी एच आई। तो बेटा 9-10 पॉइंट्स हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने गए हैं, वो बेटा हम कल से शुरू करेंगे उसे करना। फिलहाल मुझे बताओ बेटा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्लियर हुआ, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के खिलाफ है। तो अगर आप किसी भी ऐसे अग्रीमेंट में एंटर होते हो विच इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ऐसे अग्रीमेंट को बेटा void माना जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरिंग इनटू दैट अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। ठीक है बेटा, चलो बच्चे, बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।